हेलो बच्चों, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो सबसे पहले तो आप सभी को एक वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, जब भी आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। तो पिछले कल की वीडियो में मोशन इन अ प्लेन हमने बहुत अच्छे से शुरू कर दिया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको पहले कैरी आउट करो। तो हमने पहले सारा पोजिशनिंग के बारे में बात कर ली, वेलोसिटी के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में एंड एक्सेलरेशन के बारे में, उनकी एवरेज के बारे में, सबके बारे में बात कर ली। तो एक बार उसको टच करके हम यहाँ से शुरू करते हैं। आज की वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में सीधे शुरू करते हैं। बस पेन पेपर लेके बैठो और नोट्स बनाना शुरू करो। आज हम देखेंगे कि मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या हो सकती है, ऐसे वेरिएबल एक्सेलरेशन भी हो सकती है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकती है। आपके पास चेंज भी हो रही होती है, हो सकता है एक ही एक्सेलरेशन पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में। ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ काम करेंगे। लेट अस से ये कोई एक्स वाई प्लेन में है, जो कि हमारे पास रहता ही है। प्लेन की ही बात होगी, प्लेन की बात हो रही होगी और उसकी एक्सेलरेशन यदि हो गई हमारे पास कांस्टेंट, इसकी एक्सेलरेशन हमने क्या मान ली, कांस्टेंट मान ली। ठीक है, अब किसी टाइम इंटरवल में डाल देते हैं इसको। टाइम इंटरवल लेट अस से कोई टी टाइम इंटरवल में है वो ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अब इसकी एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी, ये भी तो यही होगा। ठीक, आप समझ पा रहे मेरी बात। मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट है, एक्स वाई प्लेन में है, किसी टाइम टी पे हमने उसको देखा कि उसकी एक्सेलरेशन अभी भी कांस्टेंट है। आगे देखेंगे तब भी कांस्टेंट है, आगे देखेंगे तब भी कांस्टेंट ही है। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं, उसकी एवरेज क्या होगी। एवरेज क्या होगी उसकी, लेट अस से पहले भी 5 थी, फिर भी 5 थी, फिर भी 5 थी, फिर भी 5 थी। ठीक, इसको देखिए 1 2 3 4, सम डिवाइड बाई 4, एवरेज कितनी निकल जाएगी, 20 डिवाइड बाई 4 एंड दैट इज 5। मतलब एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इनिशियल एक्सेलरेशन, या एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू ए। इतनी छोटी सी बात थी पहले तो समझने के लिए कि उसकी एवरेज एक्सेलरेशन भी उतनी ही होगी। ठीक, अब उसके देखते हैं वेलोसिटी पे क्या चक्कर पड़ता है। ठीक है, यहाँ से हम आगे चलते हैं, वेलोसिटी को उठा के आगे चलते हैं। मान के चलिए जब से उसने चलना शुरू किया वो टाइम था टी नॉट और उस टाइम उसकी वेलोसिटी थी वी नॉट। ठीक, एक आप यू भी बोल सकते हैं, मैं टर्मोलॉजी आपके अपने ऊपर कंसीडर करने पे बात होती है कि आप उसको कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और हमने बोल दिया कि किसी टाइम पे टी और उसकी वेलोसिटी वी। ठीक, इनिशियल फाइनल चलना उसने इस वेलोसिटी स्टार्ट किया टाइम टी नॉट से, फिर किसी टी पे वो वी पे है। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो मैं इसको लिख सकता हूँ v माइनस वी नॉट अपॉन टी माइनस टी नॉट। बोलो हाँ या ना। दूसरी बात, मुझसे जहाँ भी वेक्टर लगाना छूट जाएगा तो आप वहाँ वहाँ वेक्टर लगाते चलिएगा। ठीक, जैसे यहाँ मैंने लगा दिया। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना कि इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाए वो सो, बस थोड़ा कई बार ना लिखते लिखते बीच में कुछ चीज़ें स्किप हो जाती है। ठीक है, नहीं लग पाए वेक्टर और आपको पता है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो आप उसके ऊपर वेक्टर से जब उसने चलना शुरू किया हम बोलते हैं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो इस टी नॉट को मैं ज़ीरो बोल सकता हूँ। बोलो हाँ या ना। इनिशियली जहाँ से उसने चलना शुरू किया तो हमने बोला बिल्कुल, जैसे बोलते हैं ना कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, हम क्या बोलते थे, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लेते थे, ज़ीरो मान लेते थे। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि उसके पास कुछ वेलोसिटी थी, हम उस टाइम कुछ उसको देख रहे हैं, इनिशियली वो इस वेलोसिटी से मूव होना शुरू हुआ। लेट अस से हम बोलते थे कि अब बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, उस टाइम हम बोलते थे कि यू ज़ीरो है। ठीक, बट हम बोल रहे हैं कि हमने इसको किसी, जैसे हम बोलते हैं हाथ में पत्थर है। ठीक, हाथ में पत्थर मैंने इस वेलोसिटी से फेंका तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई। ठीक, बट किस टाइम पे, तो वो टी इक्वल टू ज़ीरो से ही तो शुरू होता है। ठीक, वेदर उसकी वो इनिशियल वेलोसिटी हम दे रहे हैं बट किस टाइम पे, टी इक्वल टू ज़ीरो पे हमने दी, वहीं से तो जर्नी हमारी शुरू होती है। तो छोटी छोटी, इसलिए मैं यहाँ पे पहले भी ज़ीरो लिख सकता था बट ये सिर्फ थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, हल्का सा, कि जिस टाइम वो चलना शुरू करेगा उस टाइम देखो सिचुएशन डिपेंडेंट चीज़ है। ठीक, उसके पास वेलोसिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आपको कोई एग्जांपल से नहीं करना, इस वी नॉट को भी ज़ीरो मान सकते हो। ठीक, जैसे मैं बोलूँ आपको कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी आपके पास आइडेंटिटी होती है, तो कितने क्वेश्चंस में हमारे पास u ज़ीरो हो जाता है, कितनों में तो v ही ज़ीरो हो जाता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है, कितनों में a भी ज़ीरो हो सकता है। ठीक, बट इस ओवरऑल टाइम को हम ज़ीरो नहीं बोल सकते।
ठीक है, टाइम जीरो हुआ तो इस इक्वेशन का कोई मतलब ही नहीं रहा, मतलब है फिर यूज ही क्यों कर रहे हो। जीरो टाइम का मतलब है ना ये चीज़ हुई ही नहीं, समझे। मतलब हम टाइम पीरियड कैसे देखते हैं कि एक पत्थर ने इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लिया, समझ आ रही मेरी बात। बस ने 80 किलोमीटर पर आवर पे ब्रेक मारी तो वो कितना डिस्टेंस और आगे चलेगा, उस डिस्टेंस को चढ़ने में कितना टाइम लगा, तो टाइम जीरो करने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक, ये बहुत छोटी छोटी बात है बट फिर भी थोड़ा सा कईयों को लगेगा कि बहुत बकवास सी बात है। हाँ बिल्कुल हो सकता है आपने अच्छी पढ़ाई की है तो, बट फिर भी मैं ये क्लियर करते हुए चलता हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इस टी नॉट को तो हम जीरो ही ले सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि ए वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर माइनस वी नॉट वेक्टर एंड डिवाइडेड बाई टी बोल सकते हैं इसको, बोलो आया ना। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या होता है एक तो आ गया हमारे पास ये, और दूसरा मैं आपको जो वही बात कर रहा था कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाता है। ठीक, बट जब इससे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसको लिखेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा, ये जो v है ये हमने लिया है v वेक्टर, तो ये हो जाएगा v नॉट वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन का वेक्टर एंड टाइम, ये मान के चलते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक, अब देखिए इस इक्वेशन को भी आप टी इधर को ले जाओगे और ये वी नॉट को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो ये सेम ही चीज़ बन जाएगी। ठीक, इसलिए इतना काम यहाँ पे किया। तो हम लिख नहीं देते थे क्या, याद करो v माइनस यू अपॉन टी, यही वो फॉर्मूला होता था। ठीक, बट मैं वही बोल रहा था आपको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो वो टाइम कुछ भी हो सकता है, t2 माइनस t1 होता है वो टाइम पर यूनिट टाइम में जो होता है, क्योंकि v पे कुछ होगा टाइम और u पे कुछ होगा टाइम। तो u पे जनरली अगर टाइम कुछ नहीं है, जहाँ से वो स्टार्ट ही हुआ है, तो t1 को 0 बोल देते हैं, इसलिए हम इस फॉर्मूले पे पहुँचते हैं। पूरा लॉजिस्टिक समझे, अब पूरी इक्वेशन का आधार समझे। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात करूँगा, एक हमारे पास बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है, कि एक बार एडवांस का एक सवाल मेरे को याद आ रहा है, उसमें ये था कि एक पंखा घूम रहा है, सीलिंग पे पंखा घूम रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला आपको, आपके लिए भी चलो क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर चाहिए। जब भी जिन भी व्यक्तियों के पास मेरी ये वीडियो पहुंचेगी तो वीडियो में मतलब जब भी आप लोग देखोगे तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, तो सिर्फ आपसे सवाल है कि फ़ैन जो है वो रोटेट हो रहा है सीलिंग पे। ठीक, वो फ़ैन है रोटेट हो रहा है सीलिंग पे, ठीक है, किसी वेलोसिटी के साथ, या आप बोल सकते हैं कुछ भी, जैसे घूम रहा है किसी भी स्पीड के साथ। ठीक है, तो आपको बताना है उसका जो मोमेंटम रहेगा, मोमेंटम एंड उसका जो एक्सीलरेशन रहेगा, मोमेंटम रहेगा और उसका जो एक्सेलरेशन रहेगा, दोनों लिख देता हूँ। आपके पास एक ऑप्शन है ऑप्शन 1, वो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, या चलिए ऐसे लिखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा ऑप्शन नेगेटिव पॉजिटिव, तीसरा ऑप्शन 0,0 और चौथा ऑप्शन हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं दिया ना, पॉजिटिव पॉजिटिव। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आपने बताना है, ये एक सवाल है। ठीक है, जब इस वीडियो में कमेंट आना शुरू हो जाएंगे, इसके कमेंट्स मुझे मिलना शुरू हो जाएंगे, तो मैं इसका आंसर डिस्क्लोज करूँगा। ठीक, तो ये एडवांस का सवाल है, एक टाइम में आया था, मतलब शायद बहुत पुराना था, मतलब बहुत पुराना था शायद, मेरी नज़र में आए थे सवाल, तो मुझे अभी तक याद है। ठीक है, मतलब उसमें तो कुछ ऐसा वैल्यूज़ दी थी, मतलब ऐसा सवाल नहीं था, मतलब उसकी वैल्यूज़ थी दी हुई, मतलब कि इस वेलोसिटी से घूम रहा है, इतना घूम रहा है, तो फाइंड आउट द मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन, तो वहाँ पे कुछ था -5,8 या 8,-5, ऐसा। तो मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव बताना कि या तो मोमेंटम पॉजिटिव है, ये है, ये जो आगे वाला पॉजिटिव लिखा है ये इसके लिए रिस्पेक्टिवली लिख देता हूँ, रिस्पेक्टिवली। आगे वाला ऑप्शन इज़ फॉर मोमेंटम, ये एक्सेलरेशन, मोमेंटम एक्सेलरेशन, मोमेंटम एक्सेलरेशन दोनों 0, मोमेंटम दोनों एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव। ठीक है, अब इस चीज़ के बारे में आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, इसलिए वो मैंने पूरा समझाया, t2 माइनस t1 होता है, फिर इसको t हम मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि जब वो स्टार्ट हो रहा होता है तो 0 से ही तो स्टार्ट होता है, मतलब कोई भी चीज़, ग्राफ कहाँ से शुरू करते हो, 0,0, कोई भी चीज़ जब भी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसलिए देखो चैनल का नाम भी शून्य है चलो छोड़ो, मेन टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा भटक गए थे हम आज कोई बात नहीं, कभी कभी चीटिंग ऐसे चलती है। बट देखिए मेन बात क्या थी, मेन बात ये थी हमारे पास कि v वेक्टर आ गया था हमारे पास, v नॉट वेक्टर प्लस a नॉट वेक्टर एंड t, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इसको हम जनरलाइज कर सकते थे तो अब देखिए ये हम कर रहे हैं मोशन ना प्लेन की बात। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि जैसे मैंने बोला ये XY है, यहाँ कहीं बीच में कुछ मोशन हो रहा होता है। ठीक सॉरी,
तो इसके साथ देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो है v एंड v नॉट एंड a नॉट, अभी हमने देखा इनका कुछ ना कुछ कंपोनेंट x डायरेक्शन में होता है, कुछ ना कुछ कंपोनेंट y में होता है, तो दोनों मिला के किसी प्लेन पे बात हो रही होती है। मतलब इसके लिए एक नोट डाल के लिखिए। अब चलिए फटाफट कॉपी पेन लेके नोट डाल के एक बात लिखिए कि मोशन इन अ 2D प्लेन, ये है ना 2D प्लेन एक्स वाई प्लेन, मोशन इन अ 2D प्लेन can be treated as two separate simultaneously 1D motions with constant acceleration, इसलिए आपको बताया जा रहा है constant acceleration, with constant acceleration along two perpendicular directions। डायरेक्शन परपेंडिकुलर कौन सी, x एंड y, यही तो बात हो रही है। ये क्या बोल रहा है कि 2D प्लेन में यदि कोई मोशन हो रहा होगा, 2D प्लेन में हम किसी मोशन को देख रहे होंगे, तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं दो अलग अलग 1D मोशन से। कैसे, उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? उनका कोई कंपोनेंट x की तरफ होगा, x को अलग से सॉल्व कर लो, उनका कोई कंपोनेंट y की तरफ होगा, y को अलग से सॉल्व कर लो। सिर्फ अगर आप x को देख रहे हो तो वो क्या है, वो आप एक स्ट्रेट लाइन को देख रहे हो। स्ट्रेट लाइन का मतलब 1D में आप जा रहे हो। मेरी पहली वीडियो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, 2D को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। 2D मोशन को कभी भी सॉल्व करोगे आप, बहुत ईजी हो जाता है। उस मोशन को दोनों एक्सिस में या 1D मोशन में, दो सेपरेट साइमल्टेनियसली 1D मोशंस, इतनी सी चीज़ देख लो, 2 सेपरेट साइमल्टेनियसली 1D मोशन, ठीक। और जब आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तब, बाकी ज़्यादा बुद्धिमान बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इतना सा नोट याद रख लीजिए। तो अब इसकी हम कंपोनेंट फॉर्म लिखते हैं, फिर उसको हम तोड़ सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए कैसे, इसकी कंपोनेंट फॉर्म क्या आ जाएगी, अरे एक x में एक y में लिख दो। कैसे, v था तो इसको vx करके लिख लो। अब मैंने आपको कंपोनेंट फॉर्म में क्या बोला था, cf लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कंपोनेंट फॉर्म है। कंपोनेंट फॉर्म में हम सिर्फ ऐसे स्केलर्स को लेके चलते हैं। तो v का हो गया vx, वेलोसिटी इन x, और ये हो जाएगा v नॉट इन x प्लस a नॉट इन x एंड देन t, और ये हो जाएगा vy, v नॉट इन y प्लस a नॉट इन y एंड t। इतनी चीज़ हो जाएगी। अब देखिए इन सब चीज़ों का हमारे पास जो आर वेक्टर था, आर वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर, इसमें एक सवाल आता था कि हाउ इट इज चेंज विद टाइम। तो ये टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा होता है, क्या इसमें भी इम्पैक्ट पड़ता है? इसको फटाफट इतना ही तो आपने नोट कर लिया होगा, आई होप, ठीक है। अब इसके ऊपर बात करते हैं जरा, इसकी एक मेथोडोलॉजी मैं आपको बताता हूँ, देखने की जरा कैसी होती है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे हम बात कर रहे हैं, ठीक। ओके, देखो हमने लिखा पहले कि मेथोडोलॉजी जो है इसकी, अभी हमने आपको बोला वो 1D अप्रोच से करना। एनसीईआरटी में ये अप्रोच दिया और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी अप्रोच भी लगती है कि 2D में माथा खपाने से अच्छा 1D हमें अच्छे से आता है। 1D में कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती है, ना के बराबर हो जाती है, हाँ या ना, बोलो भाई प्लीज़। क्योंकि वेक्टर नोटेशन का खास ध्यान नहीं रखना, डायरेक्शन हमारे को पता, खुद से वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। मज़ेदार चीज़ क्या होती है, क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, हम भी उस डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर हमने मोशन एज्यूम किया होगा किसी डायरेक्शन में और पर वो आंसर नेगेटिव आ गया, जैसे हम मान रहे कि मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे मैंने बोला इस डायरेक्शन में, और हमारे पास आ गया v -15 मीटर पर सेकेंड, तो हम अपने हिसाब से लिख देंगे कि v की डायरेक्शन ये थी, वो खुद ही एज्यूम हो जाता है, ठीक। तो इसलिए देखिए फटाफट करते हैं, पता नहीं आज फालतू की बात हो रही है, थोड़ी फालतू नहीं है बट फिर भी यार, स्टार्टिंग में ना काम किया करो छोटी छोटी चीज़ों पे, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि आपके पास r0 है, r0 वेक्टर है और r वेक्टर है। अब ये दोनों वेक्टर क्या होते हैं, फटाफट बताओ, पोजीशन वेक्टर होंगे, पता है। तो एट टाइम मान लो t0 पे है और दूसरा t पे है, ठीक। एक t0 पे एक t पे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम बोलते हैं, जैसे एक t0 की गेम क्या थी, t0 को अब t0 ना लेके अब इसको 0 ही बोल दो। अब मैंने समझा तो दिया आपको पहले ही, ठीक। t0 की वैल्यू आपको 0 मिलने वाली, ये आपको क्वेश्चन देख के भी पता लग जाएगा, ठीक। जैसे u क्वेश्चन में नहीं दिया होता ना, जब बोल दिया कि ये बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट,
वैसे ही, ठीक है। मान लो दो पोजीशन वेक्टर है आपके पास, ठीक है, जो कि हो रहा है एट टाइम 0 और t, ठीक है, एंड उनकी जो है आपके पास वेलोसिटीज़ देखते हैं। वेलोसिटी की जब हम बात करें, वी नॉट एंड वी मान लेते हैं, जो हमने पहले ही माना था, वेक्टर लगा देते हैं एक एक, ठीक। पहले इसकी वेलोसिटी क्या है, वी नॉट, और दूसरे की क्या है, वी। ठीक है जी, चलिए अब आगे। तो इस टाइम इंटरवल में उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है, देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ एक और होने वाली है। एवरेज कैसे निकालते थे, जितने भी है, जैसे मान लो 5 4 3 2, इनकी हमको एवरेज निकालनी है। कैसे निकालते थे, सबको सम कर देते थे और डिवाइड कर देते थे जितनी वैल्यूज़ हैं, ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटीज़ है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तभी ये करना। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐसे ये वेक्टर लगाते चलिएगा, एंड डिवाइडेड बाय 2, ये उनकी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो रही है, हर केस में ऐसा मत करना, ठीक है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो दो बॉडीज़ की एवरेज क्या होती है, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, ठीक। अब दूसरा देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या रहता है, आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर, जो हमने दो लिया था। तो अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हमने क्या पढ़ा है, वेलोसिटी को हम बोलते थे ना कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हाँ या ना। तो इस टाइम को इधर ले जाओ तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा हमारे को। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकाल दो, वेलोसिटी हमारे को पता है कि वी नॉट वेक्टर प्लस वी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 एंड इंटू टी, इतना हमको मिल जाएगा। हाँ 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 हाँ, मज़ा आ गया, ठीक। अब देखिए, हाँ इतना अगर आपको समझ आ गया तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए अब और क्या होने वाला है यहाँ पे। ये देखिए v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई 2 है आपके पास लिखा हुआ, एंड इनटू हो रहा है वो t से, ठीक। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे v एवरेज हमारे पास ऊपर भी थी, कितनी थी, v नॉट प्लस v डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब इस v की वैल्यू हमने कुछ निकाली थी, बोलो हाँ या ना, v नॉट प्लस a नॉट t, हाँ या ना। तो हम इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर, v की वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा v नॉट प्लस a नॉट t, एंड प्लस एक और v नॉट है हमारे पास, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 से। अब एक और काम करते हैं, ये जो हमारे पास एक t और बाहर था, ये वाला t, इसको भी अंदर ले चलते हैं, तो ये t ऐसे सबके साथ आ जाएगा, यहाँ पे स्केयर हो जाएगा और यहाँ पे भी एक t आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर, ये देखिए वी नॉट टी ये हो जाएगा 2 वी नॉट टी डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए नॉट टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक। आज मौसम, ओके। इसके बाद देखिए ये 2 से तो 2 गया, ठीक है। आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर, ये तो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो दो पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, वी नॉट टी प्लस हाफ ए नॉट टी स्क्वायर, बोल रहे कुछ थोड़ा देखी देखी इक्वेशन लग रही है। एक वैसे मीम याद आ रहा था तो ऐसे हंसी आ रही है, चलो कोई बात नहीं। हेरा फेरी वाला था ना वो, कि मैंने तेरा आवाज़ किधर देखे ला लगता है। तो वैसे मैं कहा देखी देखी क्वेश्चन लग रही है कुछ, तो देखी देखी क्वेश्चन देखी कहाँ से लग रही है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 बोल सकता हूँ। ये तो हमारे पास एस ही होता है डिस्प्लेसमेंट जो हम बोलते हैं, या इसको आप डेल्टा आर वेक्टर भी लिख सकते हो। अरे मैं टर्मोलॉजीज इतनी है फिजिक्स में कि याद रखो तो कम पड़ जाती है, ठीक है, और हो जाए सारी तो ज़्यादा लगती है। चलिए ओके, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, 9th क्लास में पढ़ी हुई, एनसीईआरटी की बुक में पहली बार पढ़ी हुई। सेकंड जो हम इसको इक्वेशन ऑफ मोशन को लेते हैं तो वही तो लिखा है, बट वेक्टर नोटेशन लगा दी है। अब उस वी नॉट की यहाँ यू बार भी लिख सकते थे, अब हमने क्या लिखा, वी और वी नॉट मान लिया, वी और यू मानते तो यही आ जाता, ठीक। ये लग गई क्वेश्चन, थोड़ी देखी हुई लग गई अब, ओके। अब देखिए क्या है, ये क्वेश्चन ऐसे भी होल्ड करती है कि जैसे वहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन से बताया था कि एस को हम लिखते थे एक्स माइनस एक्स नॉट,
अब यहाँ पे आर माइनस आर नॉट टर्मोलॉजी है, ठीक है। तो वहाँ पे एक्स इक्वल टू जैसे यू टी एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, तो इसको आप इस साइड भी ले जा सकते हैं, प्लस का बन जाता है। तो वहाँ पे ये वाली चीज़ ना अपने आप में कई बार कई जगह तो गिवन होती है, मैंने आपको प्रॉब्लम भी कराई, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। कई जगह तो ये चीज़ गिवन होती है कि इसका भी कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो स्टूडेंट वहाँ पे क्या करते हैं, एस में ही वो वैल्यू डाल देते हैं, फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ऐसा एक सवाल हम करवा चुके हैं। और वैसे इसकी वैल्यू जनरल केसेस में हमेशा जीरो ही होती है, क्योंकि ग्राउंड से ही चढ़ना शुरू होता है, यहाँ से इनिशियली मतलब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो एक्स नॉट जीरो हो जाता है, ठीक। पहले कितना था, बाद में कितना, वही एक्स बचता है। पर कई केसेस में दिया होता है, तो हमेशा आदत रखो ऐसे लिखने की, ठीक। और दूसरी क्या बात है, और दूसरा देखिए यहाँ पे तो इसको हम लिख सकते हैं कि आर वेक्टर इक्वल टू आर नॉट वेक्टर प्लस वी नॉट वेक्टर टी प्लस हाफ ए नॉट वेक्टर टी स्केयर, लिख सकते कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक और केस, अगर टी हो जाए ज़ीरो, अगर टी हमारे पास ज़ीरो दिया है कि देन हम क्या बोल सकते हैं कि आर वेक्टर इक्वल टू आर नॉट वेक्टर, मतलब उसने चला ही नहीं। यही तो मैं पहले बोल रहा था कि टाइम जब ज़ीरो होता है तो जहाँ पहले था वहीं अभी भी खड़ा है, कुछ मोशन हुआ ही नहीं। टाइम ज़ीरो सिर्फ तभी हो सकता है इस पृथ्वी पे। फिज़िक्स में अगर हायर स्टडीज़ में जाओगे तो खैर दूसरे लेवल की बात है, बट फिलहाल तक कोई भी जर्नी ली है तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम तो होगा, जैसे हमने पहले बोला था वहीं पे v माइनस यू अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो इस टी वन को ज़ीरो लिया जा सकता है, तो इसलिए इसको जैसे टी टू माइनस टी वन को ऐसे टी ही बोल देते हैं। कई जगह आपने देखा ये बहुत कन्फ्यूजन है, कई जगह आप बोलोगे टी वन प्लस टी टू टी होता है, ठीक होता है, बिल्कुल होता है। अब ये तो टर्मोलॉजी है ना कि हम दो टाइम का सम करके टी बोल रहे हैं। अब यहाँ पे टी टू माइनस टी वन हमने ना लेके टी माइनस टी नॉट लिया था, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये वाली चीज़ जीरो होने वाली, तो यही वाली चीज़ बचने वाली है, तो इसमें 1 2 लगा के फ़ायदा नहीं होता है। अपनी उसूलियत, आपको जो सही लगे आप वो करो, सब कुछ ठीक है, बट होना चाहिए वो लॉज के अकॉर्डिंग एंड कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग, बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ओके, ठीक है, तो ये वाली चीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे अभी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमने इक्वेशन तो लिख ली, अब इसकी भी कंपोनेंट फॉर्म कैसे, अब यही वो लाइन है जब मैंने बोला कि सेपरेटली भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे ये हमने एक लिख दिया और ये हमने एक लिख दिया, ठीक। तो आर को हम क्या बोलते हैं, आर तो हमारे पास वो डिस्टेंस ही है जिस पे वो चल रहा है, तो ये एक्स हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आर नॉट क्या हो जाएगा, एक्स नॉट हो जाएगा। मैंने क्या बोला, आर माइनस आर नॉट को आप एक्स माइनस एक्स नॉट नहीं लिख सकते, अभी अभी बताया मैंने, लिख सकते हैं, बट हमने इस केस में एक्स और एक्स नॉट को क्या माना है कि जो मोशन हमारा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है उसको एक्स से डिनोट करेंगे, वाई के एक्स रिस्पेक्ट में होगा तो वाई से डिनोट करेंगे, इसलिए हमें किसी और वेरिएबल आर का यूज़ करना पड़ रहा है ताकि हमारी एक्सिस की जगह हमें कोई और वेरिएबल ना यूज़ करना पड़े, ठीक। बाकी अपनी अपनी सहूलियत। यहाँ पे पर एक्स एंड एक्स नॉट का मतलब क्या है, ये इसका कंपोनेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ इस वाली इक्वेशन का कि ये एक्स के केस में ऐसा होगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपके पास वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए नॉट एक्स टी स्केयर, और जब हम लिखेंगे y के लिए तो ये हो जाएगा y इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए नॉट वाई टी स्केयर। लीजिए अब देखिए ये पूरी ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास 1D में बन गई कि नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस में बात हो रही है, और ये वाली इक्वेशन 1D में हो गई कि नहीं, बट इन दोनों को कंबाइनली यूज़ करेंगे तो ये 2D प्लेन की इक्वेशन है कि नहीं, ये इसी से तो बन क्या है, इसको हमने दो 1D मोशन में स्प्लिट कर दिया, ठीक। तो ऐसे हम आर को चेंज होते हुए देख सकते हैं, ठीक। तो इसके बेसिस पे ना तब तक समझ नहीं आता जब तक क्वेश्चन ना किया जाए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं एक, तो देखिए ये क्वेश्चन दिया आपके पास, जैसे पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल टू जीरो, देखा पहली चीज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल टू जीरो, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था पहले, विद अ वेलोसिटी 5.0 आई कैप मीटर पर सेकेंड, जो हमने ऊपर लिख दिया ऐसे, इनकी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है तो हम क्वेश्चन मिटा देंगे एज यू नो, एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स। हाँ, दूसरी बात, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, पता है, ये भी कमेंट करना, ठीक है। आपके ऑप्शंस है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फोर्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
एक्स वाई प्लेन अंडर एक्शन ऑफ अ फोर्स, मतलब कुछ फोर्स लगी उसको एक्स वाई प्लेन में इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ओरिजिन से उसने चलना शुरू किया। रिक्वेस्ट है ये क्वेश्चन अपने पास नोट करके रखिए, फिर इसको प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद एक बार ट्राई कीजिए, फिर आगे सोल्यूशन के साथ काम करते हैं। ठीक है, नहीं हो रहा है तो एक बार देख लो, अगली बार के लिए सीख बना के रखना कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होता है। ठीक है, विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आ गया टॉपिक ऑफ एक्सेलरेशन, यहाँ दी है वो हमने ऊपर लिख दिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना है। पहले आपको क्या बताना है, इसका वाई कोऑर्डिनेट बताना है आपको। व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 84 मीटर, एक्स कोऑर्डिनेट उसने दे दिया, हमको वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। और दूसरा, इस टाइम में उसकी स्पीड कितनी थी पार्टिकल की। चलिए फिर इसको मिटा देते हैं, आशा करते हैं कि आपने ये नोट कर दिया होगा क्वेश्चन। ठीक है जी, ओके जी। तो अब देखते हैं, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं इसका, ए वाला सेक्शन। तो हमारे को दिया है उसने v दिया था और उसने a दिया था। ठीक है, तो हम तो बिल्कुल सिंपल सा वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, आर नॉट जैसे विद रिस्पेक्ट टू टी, या अगर ये ना भी लिखना चाहे आप तो आर वेक्टर हमारे पास किसके बराबर था, हम अभी करके आए थे, वो आया था हमारे पास v नॉट आपके पास t प्लस हाफ a नॉट टी स्क्वेयर। अब देखो हमने आर नॉट नहीं लिखा, क्यों, उसने बोला ओरिजिन से शुरू हुआ, तो आर नॉट की वैल्यू 0 थी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस आर नॉट के साथ क्या क्या छेड़ा खानी हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वी नॉट की वैल्यू उसने दी है 5.0 आई कैप, और इसके साथ लगा है जैसे आपका टी प्लस हाफ बोल सकते हैं हम, ए नॉट आपके पास है 3.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप, और यहाँ लगा है टी स्क्वायर। ठीक, ये वाला पार्ट आपने लिख दिया होगा और नीचे वाला भी लिख दिया होगा। हाँ, ओके। तो अब देखिए, अब सिर्फ सिंपल सा इसमें मैथमेटिक्स है और इसमें कुछ नहीं है। 5.0 आई कैप टी प्लस, ये देखिए इसको हम खोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ आपके पास 1.5 आई कैप टी स्क्वायर प्लस 1.0 जे कैप टी स्क्वायर। कुछ नहीं किया, ये 2 को ब्रैकेट के अंदर लेके डिवाइड कर दिया दोनों को, और टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे यहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, या टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, कुछ किया जा सकता है क्या, हम बोल सकते हैं 5.0 टी प्लस 1.5 टी स्क्वायर, ये है हमारा आई कैप प्लस 1.0 जे कैप टी स्क्वायर, या इस जे कैप को बाद में लिखते हैं तो आपको समझ आएगा। क्या समझ आएगा, आई के साथ जो होता है वो होता है उसका एक्स कंपोनेंट, और जे के साथ जो होता है वो होता है उसका वाई कंपोनेंट। तो इनडायरेक्टली हमारे को दोनों कंपोनेंट मिल चुके हैं। देयरफॉर हम एक बात करते हैं कि जो आपका एक्स टी था, मतलब एक्स की, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आर वेक्टर है, आर वेक्टर है, इसी को हमको एक्स कंपोनेंट की टर्म में लिखना हो तो देखिए हमको क्या मिलेगा, एक्स कंपोनेंट की टर्म में हमको मिलेगा ये कि 5.0 टी प्लस 1.5 टी स्क्वायर, एंड वाई कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, मतलब वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.0 टी स्क्वायर। ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ये उसका वाई कंपोनेंट है, ये आई के साथ जो होता है वो एक्स कंपोनेंट होता है, वाई के साथ जो होता है वो वाई कंपोनेंट होता है। ये अंदर होता है जिसके रिस्पेक्ट में होता है कि वाई, जैसे आपने सेट्स एंड रिलेशन की हम बात करते हैं, जो मैथ के स्टूडेंट है वो इससे वेरी होता है, नहीं रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, हम बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हम बोलते हैं कि दिस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई ऑल्सो। इतना नहीं पढ़ा अगर तो सिर्फ मैं बता दूं कि यहाँ पे कोई भी जो फंक्शन होता है वो इसका होता है, फंक्शन ऑफ एक्स इसका फंक्शन है, इसके रिस्पेक्ट में एक एक्स कंपोनेंट तो उसने दिया ही है 84 मीटर्स, सवाल में आप देख सकते हैं। तो इस चक्कर में हमको यहाँ से कुछ मिल सकता है, यस, यहाँ से हमको टाइम मिल सकता है, उस टाइम की वैल्यू हम यहाँ डाल सकते हैं, यही तो है। 2D मोशन की इक्वेशन को हमने 1D करके लिख लिया, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, यहाँ से टाइम निकाल के वहाँ पे डाल देंगे। करिए मैथ वाले बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड याद। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास है 5.0 टी 1.5 टी स्क्वायर, इसको मैंने आगे इसलिए लिखा ताकि हमारे पास ऐसे -84 = 0 करके एक ये फॉर्म बन जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की,
क्योंकि ये इसके बराबर होगा ना, सबका इक्वल टू 84 होगा इसके बराबर। तो 1.5t² प्लस 5t, 84 को इधर ले जाएंगे तो देखिए ये आ गया ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। ठीक है, कुछ महानुभाव होंगे अगर अभी भी समझ नहीं आया कि जी यहाँ पे तो ये है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ऊपर t है नीचे x है, जी ये होती है जनरल फॉर्म ऐसे। तो यहाँ पे x की जगह t लिखा है और प्लस की जगह देखिए इसी क्वेश्चन को ऐसा लिखना चाहूँ तो ये है 1.5t² प्लस 5.0t प्लस है ना यहाँ पे, तो -84 ये ऐसा होता है। तो ये पूरी वैल्यू c की होती है इक्वल टू 0। ठीक, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो जो आपके पास एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई है यहाँ से जब आप t की वैल्यू निकालोगे तो ये देखिए खुद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे वीडियो भी बहुत पहले बनाई थी, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, उसका लिंक भी चलो आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है ना कैसे होता है फॉर्मूला, मैं आपको बता देता हूँ। -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये लगा के आप x की जगह क्या था t, तो आपको t की वैल्यूज़ मिल जाएगी। या आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं इसको, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, आपको जो मेथड इजी लगता है आप वैसे x निकाल सकते हैं। ठीक है, बट मैं सजेस्ट करता हूँ ऐसे अगर छोटी ऐसी चीज़ हो तो वहाँ पे आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए, थोड़ा बड़ा हो हैवी हो जैसे 1.53 नहीं पता लग रहा है तो आप वहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे जैसे आप के पास जो इक्वेशन बनी है उसको सॉल्व करेंगे तो आपकी t की वैल्यू आ जाएगी 6 सेकेंड्स। ठीक, t की वैल्यू 6 सेकेंड आने के बाद तो एट t इक्वल टू 6 y क्या था हमारे पास 1.0 t और क्या था स्केयर भी था ना, t² j था तो इसलिए y कंपोनेंट हो गया, तो 1.0 एंड 0 t² का मतलब 6 का स्केयर और इसका आंसर 36 मीटर्स। लीजिए आंसर। ठीक है, हमने क्या बोला था जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट है ये अपने आप में उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये हमने पिछली वीडियोस में बताया, एक एक कंसेप्ट बताया, आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस इसके पहले थी। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। तो स्पीड निकालने के लिए v निकाल सकते हैं जो कि होता है dr/dt, ये करवाते करवाते तो थक गए हम। ठीक है, तो v0t इसके पास हमारे पास क्या था, r वेक्टर क्या था हमारे पास, r वेक्टर हमारे पास था जो हमारा आया था यस 5.0t प्लस 3.0t आई कैप और आगे क्या था प्लस 2.0t जे कैप। तब देखिए ये वाली वैल्यू जो मैंने एकदम से लिख दी कि ये कहाँ से आई, ये हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस ए टी। हमने जो इक्वेशन बनाई है उसके अकॉर्डिंग v इक्वल टू v0 प्लस a0t। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू डालो ना यार, v इक्वल टू dr/dt हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, v0 कितना हमारे पास 6 लिख लिया क्या, 6 जैसा लग रहा है, तो ये हो जाएगा 5.0 आई कैप प्लस a0 की वैल्यू 3.0 आई कैप प्लस 2j कैप एंड t। तो ये कितना हो जाएगा 5.0 आई कैप प्लस 3.0 t आई कैप प्लस 2tj कैप। तो ये कितना हो जाएगा 5.0 आई कैप नहीं आएगा, फिर आई कैप कॉमन लिया जाएगा ताकि पता लग सके, ऐसे और 2t ऐसे और j कैप ऐसे, ये लीजिए ये एंड ये। ठीक, अब क्लियर हुआ ये कहाँ से आया, v इक्वल टू u प्लस ए टी लगा ली और यही चीज़ किसके बराबर होती है dr/dt के बराबर होती है। ठीक, अब इसको पूरे को थोड़ा मिटा देते हैं ताकि इसको अच्छे से समझाया जा सके। ओके देन v इक्वल टू dr/dt और हमारे पास r की वैल्यू या v इक्वल टू dr/dt की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है वो कितना है, v की वैल्यू है 5.0 प्लस 3.0 t आई कैप प्लस 2.0 t जे कैप। तो एट t इक्वल टू 6 सेकेंड्स, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ देखिए क्या होगा, 6 3 18 हो जाएगा, 8.0 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 12.0 जे कैप। t की वैल्यू भी भर दी। अब देखिए क्या होगा, अब क्या होगा, ये v की बात कर रहे थे ना, v वेक्टर इज इक्वल टू
अब वी वेक्टर इक्वल टू सम कीजिए तो हो जाएगा 23.0 आई कैप एंड प्लस 12.0 जे कैप। लीजिए इतनी बात होगी। अब इसका क्या बोला था, कितनी स्पीड है, तो स्पीड निकालने के लिए हम इसका कर देते हैं मैग्नीट्यूड। बताते बताते हम थक गए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। आई होप अब तो आपको समझ आ ही चुका होगा। एक्स वाला कंपोनेंट के साथ जो है उसका स्क्वायर प्लस वाई वाले कंपोनेंट के साथ जो है उसका स्क्वायर। बट ये फॉर्मूला कब काम आता है, जब दोनों चीज़ें हमारी एक्सिस पे हो रही होती है, बिकॉज एक्स एंड वाई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का या मैग्नीट्यूड का, वो होता है पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, तो वो थीटा हो जाता है 90, तो कॉस 90 होता है 0, तो ये पूरी टर्म हो जाती है 0। अब देखो यार, हर वीडियो में सारा रिपीट करना बहुत टफ होता है, तो प्लीज़ अब कंसर्न रहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ से आपकी v की वैल्यू कुछ अप्रोक्सीमेट आ जाएगी 26 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 26 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम ऐसे कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहे, इन दोनों को स्केयर करके सम करके बाहर अंडर रूट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब जैसे जंप करते हैं अगले टॉपिक पे। जैसे अगला टॉपिक हमारे पास है कुछ आपका रिलेटिव मोशन, हमने पिछले उसमें भी करवाया था। तो रिलेटिव मोशन में हमने रिलेटिव वेलोसिटी देखना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी तो मैंने एक पिछली वीडियो में करवा ही चुका हूँ। रेन मैन प्रॉब्लम पे ही हम बात कर रहे हैं। आई थिंक एक रिवर बोट प्रॉब्लम भी हमने की थी, ठीक है। तो कुछ वैसा ही सवाल लेके चलते हैं। थोड़ी सी मैं टर्मिनोलॉजीज आपको बताता हूँ। जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है, एक ए है एक बी है। तो पहले की वेलोसिटी कुछ वी हो जाएगी, दूसरे की वी बी हो जाएगी। तो अगर पहले की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। वैसे ही वी बी माइनस वी ए भी, तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, ठीक। ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। पिछली वीडियोज़ में सारा है, इसलिए मैंने कंसेप्ट बहुत पहले करवा दिया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक सिर्फ एक और चीज़ बतानी रहेगी। अब देखिए 2D की बात है, तो हमने v और vb दोनों की वैल्यू लिखी। अगर मैं बोलूँ आपको कि मेरे को माइनस vba की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड मेरे को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ये माइनस अंदर चल जाएगा तो क्या होगा, va आ जाएगा ऐसे और vb हो जाएगा ऐसे। अब इन सब पे आप वेक्टर लगाइए, 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 तो आपको कुछ दिख रहा होगा कि इक्वेशन नंबर 1 इसको बोलो, इसको 2 बोलो और इसको 3 बोलो। तो आपको दिख रहा होगा इक्वेशन नंबर 2 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। अगर VBA पे मैंने माइनस लगा दिया, पहले VBA निकाला फिर माइनस VBA निकाला, तो हमको मिला कि जो माइनस VBA है, माइनस VBA है वो VAB के बराबर है। अब इस लाइन का क्या मतलब होता है ये आप ध्यान से देखिए, क्योंकि माइनस ओनली इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं या जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, मोशन उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो आइए चलिए इस पर एक फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज की वीडियो को देते हैं विराम। तो इसके बाद हम करेंगे फिर वो आगे चर्चा करते हैं। देखिए पहले लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। चलिए देखिए इस सवाल में हमारे पास क्या हो रहा है कि अ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। जो हो रहा है वो बना दीजिए। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद, हमने बोल दिया वी आर 35 मीटर पर सेकेंड। A woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second in east to west direction. Okay, तो this direction is I think east to west, और कुछ बाइसाइकिल वो चला रही है दीदी, वुमेन बाइसाइकिल चला रही है विद a speed of 12 मीटर पर सेकेंड। कुछ इस डायरेक्शन में रेन गिर रही है ऊपर से नीचे। तो व्हाट इज़ द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। अब ऐसे छाता पकड़ के वो साइकिल चला रही है, ऐसा उल्टे हाथ से छाता पकड़ी हुई है, एक हाथ से हैंडल पकड़ा हुआ। बहुत भाई बहुत स्ट्रगल है दीदी की लाइफ में, ठीक है। ऐसे वो बाइसाइकिल चला रही है और रेन कुछ ऐसे गिर रही है। अब इसका कुछ रिजल्टेंट देखते हैं किस तरफ को क्या होता है। अब देखिए एक प्रॉब्लम हमने आपको पहले भी करवाई थी, उसमें एक व्यक्ति छाता लेके ऐसे खड़े थे। अब हवा की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी। वो सवाल कुछ ऐसा था जी, उसमें विंड इधर को चल रही थी, रेन ऐसे को गिर रही थी, और वो व्यक्ति कुछ यहाँ पे खड़े हुए थे ऐसे कुछ अपना छाता पकड़ के ऐसे। ओहो, ये तो व्यक्ति से बड़ा इसका छाता ही हो गया, बट चलो फिर भी कुछ नहीं, जो भी है ठीक। तो ऐसे किस एंगल पे ने ये झुकाया था, ऐसे वर्टिकल से किसी एंगल पे, ऐसे यहाँ कुछ एंगल पे झुकाया था ना, थीटा एंगल पे।
तो हमने बोला था कि जैसे रेन ऐसे गिर रही है, हवा ऐसे को चल रही है, तो वो रेन भी कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। तो हमने बोला था वो रिजल्टेंट कुछ ऐसे हो जाएगा आर। तो जितने एंगल पे ये शिफ्ट होगी उतने ही एंगल पे, जैसे वर्टिकल से ये इस एंगल पे ऐसे शिफ्ट हुई तो उसी एंगल पे उसको चुन्नू को भी छाता पकड़ना पड़ेगा ऐसे को, जितने एंगल से ये ऐसे गई उतने एंगल पे उसको ऐसा आना पड़ेगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, विंड की वजह से ऐसे डायरेक्शन हुई, बट यहाँ पे रेन की डायरेक्शन किधर को होने वाली है? लड़की इधर को जा रही है, तो हवा और बारिश। ठीक, देखिए वो आगे को जाएगी, एयर स्ट्राइक होगा पीछे को, तो जो उसको रेन फॉल करती हुई दिखेगी। देखिए एक बहुत अच्छे उससे बताता हूँ कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक तो देखो ये दोनों वेलोसिटी जब कुछ नहीं दिया तो दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ लिखो आप फटाफट कि वेलोसिटी ऑफ रेन एज experienced by woman is the velocity of rain relative to the velocity of bicycle she is riding, यार riding, and that is, अब देखिए इतनी बात हमने अंग्रेजी में लिखने का क्या मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी ऑफ, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि उसको कौन सी वेलोसिटी वो फील करने वाली है। अब बाईसाइकिल की वजह से वो ऐसे आगे को चल रही है, अब उसको रेन किस तरफ को गिरने वाली है? पीठ पे लगेगी। ठीक है, मान के चलिए ना बारिश ऐसे गिर रही है, आप उस बारिश को ऐसे चीरते हुए जा रहे हो तो ऐसे मुंह पे स्ट्राइक करेगी ना रेन। भागे दौड़े हो कभी बारिश में, या साइकिल वगैरह चलाई है बारिश में? देखिए क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ रेन, जो वो वेलोसिटी है जो वो वुमेन एक्सपीरियंस कर रही है, रेन की वेलोसिटी, वो एक्चुअली में होगी किसकी वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू द बाईसाइकिल, क्योंकि वो बाईसाइकिल पे आप खड़े हो तो और बात है। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाईसाइकिल जितना होगा उतना ही तो वो एक्सपीरियंस करेगी। समझा मेरी बात? बाईसाइकिल से वो भाग रही है, अब जितना वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाईसाइकिल जितना होगा वही तो वो एक्सपीरियंस कर रही होगी। इसमें मैं टाइम इसलिए ज़्यादा लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें देखिए पहले मैं मैग्नीट्यूड निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं, पता है। तो सिर्फ इसमें डायरेक्शन की बात करें, बस एक डायरेक्शन का टॉपिक खत्म तो खत्म, मोशन इन अ प्लेन खत्म, रिलेटिव मोशन खत्म, आपको समझ आने लग गई ना डायरेक्शन मोशन की, खत्म, रिलेटिव वेलोसिटी मोशन एक्सेलरेशन खत्म। ठीक, देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन एज एक्सपीरियंस बाय वुमेन इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। वुमेन को क्या एक्सपीरियंस होगा? अगर वुमेन खड़ी होगी तो उसको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्सपीरियंस होगा। ठीक, बट अब वो खुद या तो वो चल रही हो, ठीक, दूसरा बाईसाइकिल पे बैठी है, वो खुद किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, बाईसाइकिल पे खुद किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो रेन की वेलोसिटी उसको कितनी फील होगी? जितनी उस बाईसाइकिल के रिस्पेक्ट में उस पर रेन पड़ रही होगी। ठीक, दोनों केसेस अलग है, एक में है फ्रेम ऑफ ग्राउंड का केस, एक में फ्रेम ऑफ बाईसाइकिल का केस। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाईसाइकिल जितनी होगी उतनी ही वेलोसिटी उसको एक्सपीरियंस होगी रेन की। जैसे हम दो गाड़ियों में से होते ना, एक गाड़ी हमको आती हुई दिख रही है आगे से 60 किलोमीटर पर आवर पे, बट अगर हम खुद उसकी तरफ 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं तो वो हमारे को 100 किलोमीटर पर आवर से हमारी तरफ आती हुई दिखेगी। अगर इस लाइन से रिलेट कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक पिछली वीडियो है उसमें रिलेटिव मोशन बहुत अच्छे से समझाया, और ऐसा ही रेन मैन प्रॉब्लम उसमें भी करवाई है। वहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये है, वहाँ पे एक छाता चुन्नू लिए बहुत शरीफ सा बच्चा प्यार से खड़ा था, यहाँ पे एक वुमेन आ गई है, वो कुछ आगे को जा रही है। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाईसाइकिल कितना होगा? हमने बोला VR माइनस VB, एंड व्हाट इज़ VR? 35 माइनस, एंड व्हाट इज़ दिस VB, एंड दिस इज़ 12, और ये कुछ आ जाएगा 23 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक इतना ही है। ठीक है, बट अब देखिए क्या है यहाँ पे, हमारे को मैग्नीट्यूड की तो बात ही नहीं करनी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा काट दूँ मैं, मैग्नीट्यूड की तो हमको बात ही नहीं करनी, हमको उसने सिर्फ डायरेक्शन पूछा है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, हमने अब टेन थीटा बहुत बारी बता दिया आपको। टेन थीटा क्या होगा? जैसे वो होता था इसमें टेन थीटा क्या होगा इस केस में? अब देखिए, हाँ मेन डायग्राम तो रह गया यार, इतनी चर्चा में डायग्राम ही रह गया। वाह, बताओ भाई,
हम ही चीख चीख के बोलते हैं कि सबसे पहले डायग्राम बनाना चाहिए, हम ही नहीं बना रहे। ओके, तब देखिए कुछ केस ही ऐसा हो रहा है। ओह माय गॉड, बहुत टेढ़ी हो गई लाइन। ओके, देखिए हम ही कुछ ऐसा बोल रहे हैं, ये है कुछ आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये है कुछ, अब हमको मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, बस हमने समझना है कि अब कौन सी गेम कैसे हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब इसको फील कैसे होगी चीज़ें, रिजल्टेंट वगैरह की अगर हम बात करें। ठीक है, तो अब देखिए वो जा ऐसे रही है, जा वो ऐसे रही है, अब वो रेन जो उसको ऐसे गिरती हुई दिख रही है वो ऐसे चीरते हुए जा रही है, तो रेन उसको उसकी तरफ लगती हुई दिखेगी ना, बोलो हाँ या ना, लगेगी, दिखेगी। तो रेन अपने एंगल से कुछ एंगल पे ऐसे डेविएट हो जाएगी, और जहाँ से डेविएट होती है वहीं से एंगल बनता है थीटा। ये ऐसे ऐसे बाईसाइकिल ऐसे जा रही है, रेन वर्टिकली फॉल हो रहा है, वो बाईसाइकिल पे बैठी है, तो रेन किस तरह को शिफ्ट होगी, वो ऐसे जा रही है तो उसको लगेगा कि रेन ऐसे मेरी तरफ आ रही है, तो वो रेन उसको ऐसी तिरछी आती हुई लगेगी, जिसको हम बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाईसाइकिल, ये कुछ इतना हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कुछ ऐसा, अगर हम बोले कि ये जो वी बी है इसको हम क्या बोलें, इसको हम इस डायरेक्शन में ले जाएं तो ये माइनस वी बी हो जाएगा। हमने सब कुछ करवा दिया, और इस माइनस को उठा के जस्ट नीचे रख दें ऐसे ऐसे, तो ये भी तो माइनस वी बी वैक्टर ही होगा, बोलो हाँ या ना। तो बन गया हमारे पास एक ट्रायंगल विद एन एंगल 90, क्योंकि ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो ये वाला एंगल भी 90 और ये वाला एंगल भी 90, ये वी बी हो जाएगा। इस साइड को माइनस वी बी। यहाँ नहीं समझ आ रहा तो यहाँ देखिए, यहाँ देखो आप हमारी गेम, ऐसे देखिए, इसी रेन के कंपोनेंट को ऐसे ऊपर रख दो, दो चार केसेस ना आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया करो। वेलोसिटी ऑफ बाईसाइकिल है, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन है, ऐसे पड़ रही है, यहाँ पड़ेगी वो। अब वो जैसे ऐसे जा रही होगी तो ये वाला जो एंगल है ना, ये उसको कुछ ऐसा दिखता हुआ नज़र आ जाएगा, ऐसा। ठीक, अभी भी नहीं समझ आया तो अभी और देखो, अभी और सुनो। ठीक, इतना तो चलो आपको समझ आ गया होगा कि एटलीस्ट रेन कुछ ऐसे को टिल्ट होने वाली है इसमें विद एन एंगल। एक्चुअल रेन यहाँ पड़ रही थी, अब उसको फील ऐसे हो रहा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दैट बाईसाइकिल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये वही केस है, देखिए ध्यान से देखिए, ये सारे वही केसेस होते हैं टोटल। अब जितना ये एंगल थीटा होगा उतना ही ये एंगल थीटा होगा। ठीक, अब देखिए ये वाला माइनस वी बी था, ठीक, सॉरी ये वाला वी बी है ना, वेलोसिटी ऑफ बाईसाइकिल है, इसको मैं जस्ट यहाँ पे लिख दूँ ऐसे ही, बिल्कुल इसके पैरेलल। तो इस वेक्टर में कोई चेंज किया नहीं किया। अब इसी वेक्टर को उल्टा करके लिख दूँ ऐसे, तो क्या बोला था मैंने, माइनस साइन लग जाता है, और क्या। ठीक, अब कोई फ़र्क पड़ा नहीं, ये वाला एंगल कितने का, 90। अब लगा के देख लो भाई जी, टेन थीटा निकाल दीजिए, वो कितना आएगा, वो आएगा वी बी बाय, ये देखिए ये वाली साइड कितना, वी बी। अब एंगल नेगेटिव नहीं होता, अब तुम बोलो कि माइनस वी बी लेके बैठना है। हमने बोला कि मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन का क्यों लेके चलना, क्योंकि नेगेटिव साइड जब डायरेक्शन बता रही है केवल वी बी अपॉन वी आर हो जाएगा, और थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स वी बी बाय वी आर। बहुत टाइम लगा दिया मैंने इस क्वेश्चन में, गाली वाली दे दोगे तुम, ज़्यादा और समय लगा दिया। ठीक है, वी बी हमें था कितना गिवन, वी बी था 12 अपॉन ये 35 हो जाएगा कुछ, तो ये आएगा इसमें टेन इनवर्स 0.343, और इसको कुछ आप ऐसे चेक करके देखोगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 19 डिग्री आएगी। अब डायरेक्शन बताना इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन बताना, दिस इज 90 डिग्री विद वर्टिकल, और जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये आपको एक तरह से दिख नहीं रहा कि एक वेक्टर ऐसा कुछ पॉजिटिव में है, एक कुछ नेगेटिव में है। ठीक है, तो जो पिछला सवाल था उसमें क्या था, पिछले एग्जाम्पल में जो हमारे पास बॉय था वो फील कर रहा था दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वो फील कर रहा था। ठीक है, मतलब सम, दो वेक्टर का सम। बट इस एग्जाम्पल में, इन दिस एक्सपीरियंस, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, वो कर रहा है वेक्टर डिफरेंस बिटवीन टू वेलोसिटीज, दिख रहा होगा। ठीक,
अब एक और केस होता है कि वो छाता पकड़ी हुई है कन्या, ठीक। अब मेन रीज़न क्या रहता है, अब थोड़ा सा इसको यहाँ से मिटा दें, अब बिल्कुल जस्ट 2 मिनट की चर्चा रह गई है, बस हार्डली 2 मिनट और बर्दाश्त कर सकते हैं आप। देखिए वो पूछ लेता है कि उस अम्ब्रेला का एंगल क्या है, ठीक है। और कुछ महानुभाव क्या करके आते हैं, उनको दिख रहा है कि ये डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये कुछ हमें ऐसे दिख रहा है, ये वाला एंगल थीटा दे दिया, तो ये टुवर्ड ऐसा कुछ ईस्ट की तरफ को है ना मुन्ना, ना 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 ना। देखिए वो छाता कुछ जितना एंगल, जब हमने वही बोला था ना, जैसे वर्टिकल से पड़ने वाला एंगल, ये बारिश ऐसे गिर रही है तो उसको वो छाता कुछ ऐसे पकड़ना पड़ेगा जो कि वर्टिकल से एंगल बनाएगा थीटा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, कैसे होगा पिछली वीडियो में, फटाफट करते हैं यार, बहुत हो गया, ठीक है। वर्टिकल से रेंज जितना एंगल बना रही होगी उतना ही एंगल वर्टिकल से उसको बनाना पड़ेगा छाते के साथ, बोलो हाँ या ना। अब किसकी तरफ को, जहाँ से बारिश आ रही होगी उस डायरेक्शन की तरफ को पकड़ना पड़ेगा ना, कैसे पीछे पकड़ेगा नहीं, उसी डायरेक्शन में छाता पकड़ के ऐसे खड़ा होगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे, अब ये बारिश ऐसे गिर रही है ऐसे, तो उसको छाता कैसे पकड़ना पड़ेगा, वर्टिकल के साथ उसको एंगल कितना बनाना पड़ेगा, थीटा, कुछ ऐसे उसको वो छाता पकड़ना पड़ेगा ऐसे, यहाँ पे ऐसे, जो कि वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा, इस एंगल पे उसको छाता पकड़ना पड़ेगा। मतलब ये किसकी तरफ है, कौन सी डायरेक्शन, टुवर्ड वेस्ट। ये हुआ कंप्लीट आंसर आपका, ठीक है। बहुत टाइम लगा दिया, प्लीज़ आराम से पढ़िएगा। बेशक ये जो लेक्चर्स है इनको 2x में देख लिया करो, जब एक एक चीज़ समझाने की मैं बहुत कोशिश करता हूँ, 2x पे देख लिया करो, समझ लिया करो, हल्का फुल्का स्किप कर लिया करो, बट एक बार आए हो तो कंसेप्ट क्लियर करके जाना, ताकि किसी भी सवाल में ना फंसो। पहले सवाल में आधा घंटा लगाना वर्थ इट तब होगा जब अगले 10-20 सवाल आप 5 मिनट में कर लो। अब पहले सवाल को सोचा कि थोड़ा सा यहाँ वहाँ से हो जाए 5-6 मिनट, फिर आगे 2-3 सवाल बाद फिर अटक गए। पहले सवाल में कंसेप्ट इतना मास्टर कर लो, फिर जैसी प्रॉब्लम दे दे हम कर लेंगे यार, ठीक। चलिए, आई होप सो कि इतनी चीज़ एटलीस्ट आपको समझ आई होगी। नहीं आई होगी मैं प्लीज़ रिकमेंड करता हूँ एक बार पुरानी वीडियो देख लेना, मैंने कम से कम 4-5 क्वेश्चन करवा चुका हूँ रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड रेन मैन प्रॉब्लम के, और कुछ पुराने आई थिंक PYQ भी हमने एक वीडियो में कवर किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे वीडियोज़ में लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो पहले तो यार प्लीज़ एक वेल विशर सब्सक्राइब आप कर सकते, ठीक है, और लाइक शेयर कर देना वीडियो को अगर आपको लगता है कि वर्थ इट है कंटेंट, ठीक है। और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ठीक है। और बाकी तब तक के लिए और कुछ नहीं, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। सी यू, टाटा, बाय बाय।